हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में चार्ज के ब्रीफ हिस्ट्री को देखा था, चार्ज के बारे में बेसिक्स जाना था। आज के लेक्चर में हम लोग चार्ज के सम यूनिट, उसके टाइप्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आज का आ रहा है यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखते हैं सम यूनिट ऑफ चार्ज को। तो हेडिंग देते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है एसआई यूनिट। फर्स्ट एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब। कूलम्ब जिसको हम C से डिनोट करते हैं। सेकेंड यूनिट ऑफ चार्ज जो होगा सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है स्टैट कूलम्ब। स्टैट कूलम्ब। तो बच्चों 1 कूलम्ब जो होता है वो 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 9 स्टैट कूलम्ब। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 9 स्टैट कूलम्ब। थर्ड यूनिट ऑफ चार्ज इज एब्सोल्यूट कूलम्ब। थर्ड यूनिट ऑफ चार्ज इज एब्सोल्यूट कूलम्ब। 1 absolute coulomb is equal to 10 coulomb। मीन्स 1 absolute coulomb चार्ज जो होता है वो 10 coulomb के इक्विवेलेंट होता है। Another unit of charge is Faraday। Faraday, Faraday is the largest unit of charge। ये Faraday जो है चार्ज का सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है। Faraday is the largest unit of charge। तो बच्चों ये Faraday जो है चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट होता है। और 1 Faraday जो होता है 1 Faraday is equal to 96,500 कूलम्ब। तो Faraday जो होता है सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है जो इक्विवेलेंट होता है 96,500 कूलम्ब। एक अदर यूनिट भी होता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। फैराडे जो होगा लार्जेस्ट यूनिट होगा चार्ज का, एंड फ्रैंकलिन जो होगा स्मॉलेस्ट यूनिट होगा चार्ज का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ चार्ज। तो हेडिंग देते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। तो बच्चों चार्ज दो टाइप्स के होंगे, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। एंड सेकेंड चार्ज जो होगा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। बच्चों पॉजिटिव चार्ज तब क्रिएट होगा जब कोई भी चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मीन्स जब भी किसी भी बॉडी पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन के डिफिशियंसी से मीन्स इलेक्ट्रॉन के लूज होने के बाद जो चार्ज बॉडी बनेगा वो कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स जब भी कोई भी चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो चार्ज बॉडी बनेगा ये कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी। और जब कोई भी चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर इसने चार्ज लूज करा
तो कोई दूसरा चार्ज बॉडी होगा जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब भी कोई चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो चार्ज बॉडी बनेगा वो कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो यहाँ पे हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स जब चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और जब चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कहलाएगा निगेटिव चार्ज बॉडी। एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमने क्या करा, ये दो चार्ज बॉडी लिया, हमने क्या किया, इस दोनों बॉडी को रबिंग करना स्टार्ट करा। सपोज रबिंग करने से दो इलेक्ट्रॉन ब्लैक बॉडी से शिफ्ट हो गया रेड बॉडी पे। तो ब्लैक बॉडी क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन लूज करा, और रेड बॉडी क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन गेन करा। जब चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लूज के बाद ये जो चार्ज बॉडी बनेगा ये कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और जो चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करा ये कहलाएगा निगेटिव चार्ज बॉडी। तो अपने पास ये ब्लैक बॉडी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और ये रेड बॉडी क्या कहलाएगा, निगेटिव चार्ज बॉडी। तो हमने यहाँ पे लिखा पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या होगा, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और निगेटिव चार्ज बॉडी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक टर्म और हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मीन्स डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मास टू ट्रांसफर होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मास तो होता है इलेक्ट्रॉन का। मीन्स जब भी कोई भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगा तो उसका मास जो होगा वो पेरेंट बॉडी से क्या होगा, कम होगा। मीन्स पॉजिटिव चार्ज body will have less mass than parent body। मीन्स जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगा तो उसका मास जो होगा पेरेंट बॉडी से कम होगा। क्यों, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। सिमिलरली निगेटिव चार्ज बॉडी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसका मास क्या होगा, पेरेंट बॉडी से ज़्यादा होगा। मीन्स निगेटिव चार्ज बॉडी विल हैव मोर मास देन पेरेंट बॉडी। मीन्स जब भी कोई चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और जब भी कोई चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो कहलाएगा निगेटिव चार्ज बॉडी। इस तरह से चार्ज के दो टाइप्स होंगे, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज निगेटिव चार्ज। तो बच्चों यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टाइप प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लें। हाँ बच्चों, तो अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के बेसिस पे भी, तो यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट तो हेडिंग दी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। मीन्स चार्ज जो होगा स्केलर क्वांटिटी होता है। मीन्स हम यहाँ बिना भेजा फ्राई किए चार्ज को स्केलर सम भी कर सकते हैं, चार्ज का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, चार्ज का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। Like charge repel each other and unlike charge attract each other। मीन्स बच्चों जब भी दो लाइक चार्ज मीन्स सिमिलर चार्ज एक दूसरे के पास रखेंगे तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, और जब भी दो अनलाइक चार्ज रखेंगे तो उसमें अट्रैक्शन होगा। देखते हैं एग्जाम्पल। हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लिया, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को एक निगेटिव चार्ज बॉडी के पास रखा।
जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी को किसी निगेटिव चार्ज बॉडी के पास रखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी निगेटिव चार्ज बॉडी को देख के आकर्षण फील करा, और इस आकर्षण के कारण क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी निगेटिव चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होगा। और इस तरह से जब भी दो डिसिमिलर चार्ज मीन्स अनलाइक चार्ज होगा, तो अनलाइक चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मीन्स डिसिमिलर चार्ज अनलाइक चार्ज में क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अब हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को दूसरे पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास रखते हैं। जैसे हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी को दूसरे पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास रखा, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी सामने में देखा पॉजिटिव चार्ज, ये इधर मुंह फेर लेगा, ये इधर मुंह फेर लेगा। इस तरह से दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये इधर रिपेल होगा और ये इधर रिपेल होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं क्या, लाइक चार्ज में रिपल्सन हो रहा है और अनलाइक चार्ज में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। थर्ड प्रॉपर्टीज है बच्चों, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। थर्ड प्रॉपर्टीज, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल मीन्स जब भी हम किसी भी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास रखेंगे, तो ये चार्ज बॉडी से चार्ज क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा किधर, न्यूट्रल बॉडी की तरफ। और ये ट्रांसफ़र तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो देखते हैं, चार्ज इज ट्रांसफरेबल मीन्स व्हेन वी पुट अ चार्ज बॉडी in contact with other body, then charge will transfer from one body to another body until both have equal potential। मीन्स जब भी हम किसी चार्ज बॉडी को किसी दूसरे आइडेंटिकल और अनचार्ज बॉडी के पास रखेंगे, तो चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा चार्ज से अनचार्ज बॉडी की तरफ। और ये कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। तो देखते हैं एक एग्जांपल से। जैसे हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लिया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को एक सीधा साधा न्यूट्रल बॉडी के पास रखा। न्यूट्रल बॉडी मीन्स न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज। जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी को न्यूट्रल चार्ज बॉडी के पास रखा, ये नालायक क्या किया, इस सीधे साधे चार्ज को बिगाड़ दिया और इस तरह से ये सीधे साधे चार्ज बॉडी को भी बना दिया पॉजिटिव चार्ज बॉडी। और इस तरह से पॉजिटिव चार्ज बॉडी से चार्ज ट्रांसफ़र होगा न्यूट्रल बॉडी की तरफ, और ये ट्रांसफ़र तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, और इस तरह से दोनों पे चार्ज आ जाएगा। सपोज मान लो हम इस पे Q चार्ज लेते हैं, सपोज इस पे कितना चार्ज है, प्लस Q पॉजिटिव चार्ज है। जैसे हम इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल चार्ज बॉडी के पास रखा, अगर ये बॉडी आइडेंटिकल है मीन्स इसका साइज इसके साइज के इक्विवेलेंट है, उस केस में क्या होगा, ये चार्ज का ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होगा। और ये ट्रांसफ़र तब तक होगा जब तक कि दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम ना हो जाए। मीन्स इस पे भी आ जाएगा Q/2 और इस पे भी हो जाएगा Q/2, और इस तरह से चार्ज का ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों एक यहाँ पे नया वर्ड आया क्वांटाइज। तो क्वांटाइज वर्ड को सब लोग अंडरलाइन कर लेंगे। क्वांटाइज, क्वांटाइज का क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल से देखते हैं, बेसिक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लो तुम्हें मार्कर चाहिए। तुम क्या करोगे, एक शॉप में जाओगे, मान लो तुम किसी स्टेशनरी में गए और वहाँ पे बोले भैया मार्कर दे दो। तो वो शॉपकीपर क्या बोलेंगे, कितने मार्कर चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे कहेंगे। हम कहेंगे भैया मुझे चार्ज, ये मुझे मार्कर हाफ दे दो, क्या वो देगा, क्या नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि मार्कर जो उसके पास प्रेजेंट होगा हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, मीन्स 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। कभी वो हाफ देगा, क्या नहीं देगा। तुम बोलोगे नहीं भैया हमको 3/4 दे दो, क्या देगा, क्या नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि मार्कर इंटीजर में ही प्रेजेंट होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। वैसे ही किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज जो होगा वो हमेशा किसी फंडामेंटल बेसिक यूनिट के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मीन्स किसी भी चार्ज बॉडी में अगर टोटल चार्ज को देखेंगे तो टोटल चार्ज जो होगा हमेशा एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर हम दो बॉडी को रब करते हैं तो रबिंग के बाद जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो भी हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफ़र होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स टोटल चार्ज प्रेजेंट इन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। मीन्स किसी भी चार्ज बॉडी में टोटल चार्ज होगा वो हमेशा किसी फंडामेंटल बेसिक यूनिट के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो हमने स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में बताया था हमारे लिए जो बेसिक फंडामेंटल चार्ज होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। मीन्स हमेशा किसी भी चार्ज बॉडी में टोटल चार्ज जो प्रेजेंट होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक चार्ज बॉडी लिए, सपोज मान लो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा चार्ज बॉडी लिए, सपोज इस पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र होगा। जब हम ये चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा दूसरी तरफ। ये शिफ्टिंग जो होगा ये हमेशा शिफ्टिंग होगा, आइदर 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। और ये शिफ्टिंग जो होगा हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, सो ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमेशा चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा वो क्या होगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मीन्स Q इक्वल्स टू यहाँ आ गया प्लस माइनस NE। मीन्स हमेशा चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा या किसी भी चार्ज बॉडी में टोटल चार्ज जो प्रेजेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहाँ पे n है इंटीजर, यहाँ n है इंटीजर, E है चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो इस तरह से हम देखें फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है, चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मीन्स किसी भी चार्ज बॉडी में टोटल चार्ज जो प्रेजेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। फिफ्थ प्रॉपर्टीज देखते हैं।
तो बच्चों फिफ्थ प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व। फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है? चार्ज इज कंजर्व। बच्चों इस कंजर्व वर्ड को अंडरलाइन कर लेंगे। चार्ज इज कंजर्व in an isolated system, in an isolated system, in an isolated system, total charge remains constant. In an isolated system, total charge remain constant, although individual charge may be different. तो बच्चों यहाँ पे फिर से एक नया वर्ड आया, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में जानते हैं। ये आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है? तो आइसोलेटेड वर्ड आता मीन्स आइसोलेट कर देना, मीन्स सेपरेट कर देना, सराउंडिंग से क्या करना? सेपरेट करना, अलग कर देना। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से, जिस सिस्टम से ना तो मास ट्रांसफ़र होगा ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम कह देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम से कुछ भी ट्रांसफ़र सराउंडिंग में नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो इंडिविजुअल चार्ज में भी डिफरेंट। मीन्स कहने का मतलब क्या है? अगर हम कोई आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे तो आइसोलेटेड सिस्टम में जितना इनिशियल टोटल चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? फाइनली भी टोटल चार्ज उतना ही होगा। बट डिफरेंस ये हो सकता है कि अगर हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ बॉडी ले लें और कुछ बॉडी पे मान लो सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, तो उस बॉडी में आपस में कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन टोटल चार्ज क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज मान लो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम है। मान लो इस आइसोलेटेड सिस्टम में 3 बॉडी ए, बी और सी है। एक बॉडी ये हो गया ए, दूसरा बॉडी हो गया बी और थर्ड बॉडी है सी। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इस आइसोलेटेड सिस्टम में 3 चार्ज बॉडी है ए, बी एंड सी। सपोज ए पे चार्ज है +3Q, बी पे चार्ज है मान लो -2Q, सी पे मान लेते हैं +6Q। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम है और इस आइसोलेटेड सिस्टम में 3 चार्ज बॉडी है ए, बी एंड सी। ए पे कितना चार्ज है? +3Q, बी पे कितना है? -2Q, सी पे कितना है? +6Q। इस तरह से हम अगर देखें टोटल इनिशियल चार्ज तो कितना हो जाएगा? टोटल इनिशियल चार्ज तो कितना होगा बच्चों? टोटल इनिशियल चार्ज +3Q -2Q +6Q। इस तरह से इंडिविजुअल चार्ज कितना हो गया? 3Q -2Q, तो +1Q +6Q कितना आ गया? 7Q। अब मान लो क्या करा, ये ए बी सी ने आपस में कुछ चार्ज का क्या क्या बंटवारा कर लिया। कुछ चार्ज मान लो एक दूसरे पे ट्रांसफ़र हो गया और इस तरह से सर्टेन टाइम के बाद मान लो इस आइसोलेटेड सिस्टम में सर्टेन टाइम के बाद ए पे सपोज चार्ज आ गया +4Q, बी पे चार्ज मान लो आ गया -3Q। अगर क्वेश्चन ये पूछे तो बताइए सी पे चार्ज कितना होगा? सी पे चार्ज कितना होगा? तो हमने फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या पढ़ा? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल इनिशियल चार्ज जो होगा वो क्या होगा? टोटल फाइनल चार्ज के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। तो इनिशियल चार्ज कितना था? 7Q। तो फाइनली भी चार्ज कितना होना चाहिए? 7Q ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर चार्ज देखें, सपोज मान लेते हैं सी पे चार्ज है x। कितना मान लिए? सी पे चार्ज है
x। तो फाइनल चार्ज कितना हो गया? फाइनल चार्ज हो गया +4q -3q, इस पे कितना माने थे? x। तो इस तरह से ये चार्ज आ गया कितना? 4q -3q मीन्स q + x। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? जितना इनिशियल चार्ज होगा उतना ही फाइनल चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा? टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज। तो बच्चों इनिशियल चार्ज कितना था? +7q, ये इक्वल होगा किसके? फाइनल चार्ज के बराबर। फाइनल चार्ज कितना आया? q + x। तो इस तरह से हम इस q को अगर इधर ले आते हैं तो 7q - q = x। तो इस तरह से बॉडी C पे चार्ज कितना आ गया? 6q। इस तरह से हम देख रहे हैं क्या? बॉडी C पे चार्ज आ गया 6q। तो यहाँ पे C पे चार्ज हो गया +6q। अब ऐड करके देख लो जितना इनिशियल है उतना फाइनल हो रहा है कि नहीं। तो इनिशियली चार्ज कितना है? 7q। फाइनली यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 + 6 कितना? 10q। 10q में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7q। तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टीज था चार्ज इज कंजर्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। चार्ज इज इनवेरिएंट विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बट मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। तो बच्चों यहाँ पे सिक्स प्रॉपर्टी क्या बताया था? चार्ज इज इनवेरिएंट विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बट मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। मीन्स चार्ज जो है किसी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। मीन्स चार्ज बॉडी को तुम कितना भी एक्सलेट कर दो उसका चार्ज का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, बट मास चेंज हो जाएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट होता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी बॉडी मूव करेगा तो स्पीड के कारण उसका मास चेंज होता है। जैसे एक रिलेशन से देख लेते हैं, mv = m0 डिवाइड बाय √1 - v/c का होल स्क्वायर। यहाँ पे mv जो है ये है मास ऑफ मूविंग बॉडी। मीन्स अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो ये फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं मूविंग बॉडी का मास रेस्ट मास के कंपैरिजन में कितना होगा। तो mv हो गया मास ऑफ मूविंग बॉडी, m0 है रेस्ट मास मीन्स जब मास रेस्ट में होगा, v हो गया स्पीड ऑफ बॉडी, c है स्पीड ऑफ लाइट। तो बच्चों आप सभी जानते हो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट होता है? तो हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्यों किसी भी बॉडी का स्पीड जो होगा लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। तो अगर हम बहुत छोटे क्वांटिटी को बहुत बड़े क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कितना आएगा? अप्रॉक्स 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 1 माइनस बहुत छोटा क्वांटिटी क्या होगा? अप्रॉक्स 1 होगा। और इस तरह से mv जो होता है वो mv
एम नॉट के इक्विवेलेंट हो जाता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अगर मान लो सपोज इस मूविंग बॉडी का मास स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, 1 माइनस सर्टेन क्वांटिटी आएगा, और 1 माइनस समथिंग क्या होगा, 1 से छोटा क्वांटिटी आएगा। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को 1 से छोटे क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू एम नॉट से ज़्यादा होगा। तो 6 प्रॉपर्टी क्या बताता है, चार्ज इज इनवेरिएंट विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बट मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। मीन्स किसी भी बॉडी का चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, बट मास जो है स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो 6 प्रॉपर्टीज अपना ये था। नेक्स्ट बच्चों एक और पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे सब लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मास विदाउट चार्ज may exist but charge without mass never exist। मीन्स कहने का मतलब क्या है, कोई भी बॉडीज होगा विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट कोई भी बॉडी हो सकता है जिसपे चार्ज नहीं हो बट मास हमेशा प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जांपल में न्यूट्रॉन। तो बच्चों न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0, बट मास तो होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्विवेलेंट किसके होते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मास विदाउट चार्ज में एग्जिस्ट बट चार्ज विदाउट मास नेवर एग्जिस्ट। मीन्स बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट कर सकता है बट बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे चार्जिंग अ बॉडी, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ। थैंक यू।